दोस्तों, कभी सुना है आपने कि भूतों की हत्या का मुकदमा किसी इंसान के ऊपर चला हो? जी हाँ, ये सच्ची घटना है, ये कोई कल्पना नहीं है। जी हाँ, हमारे ही देश में एक इंसान के ऊपर चला था भूतों की हत्या करने का मुकदमा। जी हाँ, तो कब, कहाँ, कैसे और किस पर चला था ये भूतों की हत्या का मुकदमा, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ भारद्वाज और मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और सच्ची रोमांचक कहानी। जी हाँ, तो दोस्तों ये घटना है 1958 की। उड़ीसा के बालासोर जिले में रसगोविंदपुर एक गांव है और रसगोविंदपुर गांव में एयरफोर्स का एक पुराना हवाई अड्डा होता था जो बहुत सालों से यूज नहीं हो रहा था। इसकी रखवाली के लिए दो लोग तैनात थे, सिक्योरिटी वाले, जिनका नाम था दिवाकर और गोविंद। और ये जो पुराना हवाई अड्डा था, इसके आसपास जो जनजातियां रहती थी वो थी संथाल और माझी। बहुत सारे लोगों की मान्यता थी कि ये जो एयरपोर्ट वाला इलाका है, इस इलाके से जो रोड जो गुजरती है वो रात में भूतिया रोड है, इसलिए वहां पे रात में कोई भी गुजरना पसंद नहीं करता था। लोग दिन में ही आवाजाही करना पसंद करते थे। और इस घटना की शुरुआत होती है 1958 के शुरुआती दिनों से, जब डिफेंस डिपार्टमेंट ये निर्णय लेता है कि वो इस हवाई अड्डे का जो सामान जो है, जिसको जो अब कबाड़ हो चुका है, इसको बेच देगा। और उस वक्त कबाड़ का बिजनेस जो है वो बहुत बड़े बड़े व्यापारी किया करते थे, जो गवर्नमेंट से कबाड़ खरीद के उनको महंगे दामों में दूसरों को बेचा करते थे। तो जब ये बात कलकत्ता के चटर्जी ब्रदर्स कंपनी के मालिक जगत बंधु चटर्जी को पता चलती है, तो वो भी इस कबाड़ को खरीदने के लिए कलकत्ता से रसगोविंदपुर आ जाते हैं। और वो अपने साथ अपने वफादार घरेलू नौकर राम बहादुर थापा को भी लेकर आते हैं। अब जब वो रसगोविंदपुर आते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं, तो पता चलता है कि इसको, कबाड़ को बेचने का जो प्रोसेस जो है उसमें 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है, तो इसके लिए उनको वहीं पे रुकना पड़ सकता है। अब वो निर्णय करते हैं कि वो 2-3 महीने के लिए रसगोविंदपुर में एक किराए के मकान में रहेंगे। और जब वो मकान तलाश करते हैं तो उनको जल्दी ही वहाँ पे एक कृष्णचंद्र पात्रों का मकान किराए पे मिल जाता है। कृष्णचंद्र पात्रों की एक चाय की दुकान भी है। और जल्दी ही जगत बंधु चटर्जी और कृष्णचंद्र पात्रों की दोस्ती हो जाती है। और प्राय ये हर शाम जो है वो कृष्णचंद्र पात्रों की चाय की दुकान पर बिताया करते हैं। और ये जिस दिन की घटना है वो तारीख थी 20 मई 1958। इस दिन मौसम थोड़ा सा खराब था, इसलिए जो तेज हवाएं चल रही थी और लोग जो है वो जल्दी जल्दी अपने घरों पर जाना चाह रहे थे। तो कृष्णचंद्र पात्रों की दुकान पर जगत बंधु चटर्जी और इनका नौकर राम बहादुर थापा बैठे हुए थे। और तभी वहां पे एक यात्री आता है जिसका नाम था चंदर माझी। चंदर माझी को पड़ोस वाले गांव जाना था, पर उसके गांव जाने का रास्ता जो था वो यही पुराना हवाई अड्डे से होकर गुजरने वाला भूतिया रास्ता था। तो वो निर्णय लेता है कि वो रात में जो है वो कृष्णचंद पात्रों की दुकान पर रुक जाएगा और सुबह जो है वो यहाँ से गांव चला जाएगा। तो इसके लिए वो कृष्णचंद्र पात्रों से रिक्वेस्ट करता है कि मैं आपकी दुकान पर रात में रुक सकता हूँ क्या। तो कृष्णचंद्र पात्रों कुछ बोलते उसके पहले ही जगत चटर्जी जो है वो उसको बोलते हैं कि ऐसी क्या बात है, तुम यहाँ रुकना चाह रहे हो। तो वो बताता है कि रास्ता जो है, जिस रास्ते से मुझे घर जाना है, ये रास्ता एक भूतिया रास्ता है और लोग इसमें रात में सफर नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भूतिया चीजों का आभास हुआ है वहां पे। तो इन कृष्णचंद्र पात्रों और जगत बंधु चटर्जी इसकी बात बहुत ध्यान से सुनते हैं। और उनके साथी जो है वो राम बहादुर थापा भी होता है। तो राम बहादुर थापा बोलता है कि हम तुमको छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है वो जगत बंधु और राम बहादुर थापा जो है उसको बार बार बोलते हैं कि चलो हम तुम्हें घर छोड़ आते हैं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसी बहाने अगर भूत हुआ तो हम भी देख लेंगे, वरना तुम्हें छोड़ के तो जाएंगे, 3 लोग रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बहुत समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानता, तो फिर ये लोग बोल कृष्णचंद्र पात्रों को तैयार करते हैं। कृष्णचंद्र पात्रों जो है वो
तैयार हो जाता है इनके साथ जाने के लिए। तो जब कृष्णचंद्र पात्रो तैयार हो जाता है तो चंद्रमाझी भी तैयार हो जाता है, क्योंकि अब 4 लोग हो चुके हैं। और ये फिर कृष्णचंद्र पात्रो अपनी चाय की दुकान बंद करते हैं और वो इनके साथ जो है वो हो लेते हैं। और जब ये उस पुराने हवाई अड्डे के रास्ते पे पहुंचते हैं तो कुछ दूर एक स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, और तेज हवा चलने के कारण ना आसपास के झाड़ जो है वो हिल रहे होते हैं। तो इनको दूर से ऐसा लगता है जैसे वहां के पीछे कुछ लोग हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही हैं जो भूतिया है। और ये को क्योंकि इतनी देर से ये वही बातें किए जा रहे थे, तो इनको दिमाग में एक चीज आ जाता है कि यार हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। और फिर ये लोग जो हैं वो थोड़ा सा रुकते हैं। इतनी देर में राम बहादुर थापा जो है वो आगे बढ़ चुका होता है, और राम बहादुर थापा एक नेपाली था, तो उसके पास एक नेपाल के जो मोस्टली लोग जो होते हैं उनके पास एक वो खुकरी होती है, जो उनका पारंपरिक हथियार होता है। वो खुकरी निकालता है और उस दिशा में आगे बढ़ जाता है जिस दिशा में वो परछाइयाँ दिखाई दे रही थी। और फिर ये हवा में जो है वो अपनी खुकरी निकाल के चलाने लगता है, और थोड़ी देर बाद जो है वो कृष्णचंद्र पात्रो इसको जब रोकने आते हैं तो वो भी जख्मी हो जाते हैं, और वो जोर से चिल्लाते हैं। और जब उनके चिल्लाने से राम बहादुर थापा को होश आता है और वो पलट के देखता है कि अरे कृष्णचंद्र पात्रो तो जख्मी हो गए हैं, तभी पीछे से जो है वो कुछ महिलाओं के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और ये डर के जो है वो टार्च जला के देखते हैं, तो देखते हैं कि 2-3 महिलाएं जो है वो नीचे ज़मीन पर गिरी हुई हैं, जो खून से लहूलुहान है। और उस वक्त इनकी समझ में आता है कि ये जो महिलाएं जो है वो संथाल और माझी जनजाति की हैं, जो यहाँ पे फूलों को तोड़ने आई थी, जो महुआ का फूल रहता है उसको तोड़ने आई थी। और जब ये देखते हैं कि ये महिलाएं जख्मी हो गई हैं तो ये उनको तेजी से लेके हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, और हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उनका इलाज शुरू होता है। और कृष्णचंद्र पात्रो भी जख्मी है तो उनका भी इलाज होता है। और इलाज के दौरान जो है वो उनमें से एक आदिवासी महिला जो है वो मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसकी मृत्यु होने के बाद वहाँ की पुलिस जो है वो राम बहादुर थापा के खिलाफ मामला दर्ज करती है 302 का। और ये जो केस जो है वो लोअर कोर्ट में पहुंचता है, और लोअर कोर्ट में जो है वो सरकारी वकील और इनका जो वकील जो रहता है वो अपनी अपनी दलीलें रखते हैं। और उसके बाद जो है वो वहाँ के जज जो फैसला देते हैं वो बहुत ऐतिहासिक फैसला था। और उस फैसले में ये कहा गया था कि चूंकि राम बहादुर थापा ने जो हत्या की है वो अनजाने में की है, और उसको फैक्ट नहीं पता था, और वहाँ पे लोगों को लगा था कि जैसे कोई भूत है वहाँ पे, इसलिए इन्होंने उसके ऊपर वार कर रहे थे ये। और जब राम बहादुर थापा भी हवा में अपनी खुकरी चला रहा था तो वो इंसानों को समझकर नहीं चला रहा था, वो भूत समझकर चला रहा था। इसलिए फैक्टों के आधार पर राम बहादुर थापा को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। जब ये फैसला आता है तब उड़ीसा सरकार हाई कोर्ट में एक अपील दायर करती है राम बहादुर थापा के खिलाफ, और फिर हाई कोर्ट में ये मुकदमा फिर चलता है। और ये हाई कोर्ट में काफ़ी लंबा मुकदमा चलता है, फिर से सबकी गवाही होती है, वकीलों की जो है वो दलीलें होती हैं, और हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट के फैसले को यथावत रखता है, और आईपीसी एक्ट 79 के तहत राम बहादुर थापा को बाइज्जत बरी कर देता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये आईपीसी एक्ट 79 क्या है? आईपीसी एक्ट 79 ये कहता है कि किसी को फैक्ट की जानकारी नहीं है, मतलब सच्चाई की अगर जानकारी नहीं है और उसके बाद उससे अनजाने में कोई कृत्य हो जाता है तो वो उसको बरी किया जा सकता है इस आधार पर। जी हाँ, इसके बाद ये मुकदमा भारत का ऐतिहासिक मुकदमा बना, और उसके कारण बहुत सारे वकीलों ने अपने अपने केसों में इस मुकदमे को रेफरेंस के तौर पर यूज किया। और आज भी ये मुकदमा दोस्तों भूतों की हत्या के मुकदमे के नाम से जाना जाता है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि इस कहानी को सुनकर आपको रोमांच आया, आपको मज़ा आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।